नेक्स्ट टॉपिक है अपना अलर्क विष का मॉडर्न पार्ट, वो है रेबीज़। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। अलर्क विष जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है 10 नंबर के अंदर 2017 बैच के एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसका मॉडर्न भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर 10 नंबर में आता है कोई भी तो फिर उसके आपको आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों ही एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसकी डेफिनेशन। रेबीज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, अभी पढ़ के आए हो आप, जल संनाश बोलेंगे या हाइड्रोफोबिया। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये है क्या, हाइड्रोफोबिया इज एन एक्यूट हाईली फेटल वायरल डिजीज। एक्यूट है, अचानक से होगी। हाईली फेटल यानी कि डेथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाईली फेटल वायरल डिजीज है। सेकंड कि ये वायरल डिजीज है। रेबीज क्या है, एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज ऑफ CNS कॉज्ड बाई रेबिड एनिमल बाइट, ठीक है। तो रेबीज है क्या, रेबीज है जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, एक्यूट हाईली फेटल वायरल डिजीज ऑफ CNS, जो कि किसके द्वारा होगी, रेबिड एनिमल बाइट के द्वारा होगी। अब रेबिड एनिमल कौन से होंगे, रेबिड एनिमल वही होंगे जिन एनिमल को खुद को रेबीज हो रखा होगा, ठीक है। यानी कि अगर जो कुत्ता है या कोई भी डॉग है, कोई भी एनिमल है, वो बाइट कर रहा है या फिर उसको अगर रेबीज़ है तो डेफिनेटली जिसको उसने बाइट किया उस पर्सन को भी रेबीज़ होगा। तो रेबिड एनिमल कौन से होते हैं, विच हैविंग रेबीज़। एग्जाम्पल जैसे डॉग्स हैं, कैट है, कैटल है, इनको रेबीज़ हो सकता है। अगर इनको खुद को रेबीज़ है तो हम इनको रेबिड एनिमल बोलेंगे, और ये रेबिड एनिमल किसी को बाइट कर रहे हैं तो उस पर्सन को भी क्या हो जाएगा, रेबीज़ हो जाएगा। पॉजिटिव वायरस कौन सा है इसका, वायरस का नाम याद रखिएगा आप, लीजा वायरस है। रेबीज़ के वायरस का नाम लीजा वायरस है, ये RNA वायरस है, ठीक है। कॉमन बात हुई है। तो फिर देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल बाइट करेगा तो वो अपने दांतों से बाइट करता है, लेकिन दांतों के अंदर तो हो नहीं सकता, तो वो बाइट करेगा तो वहाँ पे वो अपना सलाइवा भी छोड़ेगा। जहाँ भी उसने जिस जगह भी उसने बाइट किया है वहाँ पे वो क्या छोड़ेगा, सलाइवा भी छोड़ेगा। तो उस सलाइवा के अंदर ही क्या होता है, उसका इन्फेक्शन होता है या वायरस होता है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, सलाइवा ऑफ रेबिड एनिमल। उसकी सलाइवा के अंदर लीजा वायरस प्रेजेंट होगा, सलाइवा को वो हमारी स्किन पे छोड़ेगा, और वो कैसे जाएगा वो अभी मैं आपको पैथोजेनेसिस से सारा समझाती हूँ। तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई पर्सन कहीं जा रहा है, रास्ते में वहाँ रेबिड एनिमल कोई भी घूम रहा है, उसने क्या कर लिया, बाइट कर दिया। तो रेबिड एनिमल ने बाइट किया, बाइट करने पर क्या होगा, जब भी वो बाइट करेगा अपने दांतों से तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्किन पे वुंड बना देगा। बाइट करेगा तो नो डाउट वहाँ पे वुंड तो बनेगा, वहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। तो वुंड बनेगा, और साथ में जब उसने बाइट किया तो वो अपना सलाइवा भी उस जगह छोड़ेगा। तो सलाइवा अलोंग विद लीजा वायरस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लीजा वायरस। तो वो जो सलाइवा के अंदर जो लीजा वायरस प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, जहाँ भी उसने वुंड बनाया है, जहाँ भी उसने काटा है वहाँ उसने वुंड बनाया है, तो उस वुंड के थ्रू ये लीजा वायरस हमारे जो है उस एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर। देखो वापस से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, सलाइवा अलोंग विद लीजा वायरस इन वुंड एंटर कर गया, एंटर करेगा, एंटर कहाँ करेगा, जैसे स्किन से ये एंटर करा, एंटर करके ये कहाँ रेप्लिकेट होगा, मसल्स के अंदर। रेप्लिकेशन ऑफ लीजा वायरस इन मसल कनेक्टिव टिश्यू नियर द साइट ऑफ बाइट, जहाँ भी इसने बाइट किया है वहाँ की जो मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, वहाँ वुंड के थ्रू ये चला गया। जाने के बाद वहाँ पर ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपनी नंबर इंक्रीज करेगा। अब वहाँ रेप्लिकेशन जैसे ही इसकी नंबर इंक्रीज हो जाएंगी, अब ये बॉडी में फैलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो वायरस है, जो इसका लीजा वायरस है, वो क्या होता है, नर्व एंडिंग से अटैच हो जाएगा। अब नर्व तो अपनी पेरिफेरल नर्व भी हैं, क्रेनियल नर्व भी हैं, सारी हैं। तो पहले ये क्या करता है, पहले ये सारी की सारी पेरीफेरी को कवर करता है, सारी की सारी पेरीफेरल नर्व को कवर करता है। उसके बाद ये क्या करेगा, सारी की सारी क्रेनियल नर्व को या CNS के अंदर जाता है। तो आपको इसका सीक्वेंस इस तरीके से याद रखना है कि जैसे ही उसने बाइट किया, बाइट करते ही वुंड से मसल्स के और कनेक्टिव टिश्यू के पास गया, वहाँ पे ये रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद वहाँ पर जो भी नर्व प्रेजेंट है उनसे जुड़ेगा,
उनसे जुड़ने के बाद ये पेरिफेरल नर्व में जाएगा, फिर ये सीएनएस में जाएगा और फिर ये वापस लौट करके पेरिफेरल नर्व में आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसको एक बार पूरी बॉडी को घेरना होता है। ये एक बार पूरी बॉडी को घेर लेगा, फिर वापस ये उसी जगह आ जाएगा जहाँ से इसने शुरुआत की थी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझिएगा कि पहले पेरीफेरी में गया, फिर सीएनएस में गया, फिर वापस पेरीफेरल नर्व में जाएगा। और ये सारा काम कर रहा है, ये अभी तो ये जा ही जा रहा है, अभी तो हमने इतना ही पढ़ा है, तो ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहाँ जाके चुपचाप घूम घाम के लौट के आ जाएगा, कोई ना कोई गड़बड़ी करते ही आएगा। तो ये क्या करता है, ये जो है स्केलेटल जो मसल होती हैं उन पर, मायोकार्डियम यानी कि हार्ट पर, और एड्रीनल ग्लैंड, इन पर ये क्या करेगा, काम करेगा और बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो ये जो वायरस है वो मेन काम करता है अपनी स्केलेटल मसल्स पर और हार्ट पर। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि अभी हम साइन सिम्टम पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये याद है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो साइन सिम्टम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ भी उसने बाइट किया है, तो वो जो वुंड होगा, जहाँ भी उसने वो घाव बनाया है, वो एब्रेजन टाइप का वुंड हो सकता है, वो लेसरेटेड हो सकता है, वो पंक्चर्ड हो सकता है। ये टर्म आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, मैं डिटेल में तो आपको बाद में समझाऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि अगर कोई पंक्चर्ड वुंड है, यानी कि बहुत डीप किया है, जैसे अगर मान लो अगर कोई सुई चुभ गई, तो सुई जो घाव बनाएगी वो पंक्चर्ड वुंड होगा। अगर आप किसी सरफेस से रगड़ खा के गिर गए, तो वहाँ पर जो स्किन पर जो बनता है वो लेसरेटेड वुंड होता है। जैसे ये जनरली बनता रहता है, आप कहीं से गिर गए तो घुटने की जो स्किन है वो निकल गई, नी की स्किन निकल गई, तो वहाँ पे जो वुंड बनेगा उसको हम कहते हैं लेसरेटेड वुंड। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, फिर मैं आपको फोरेंसिक में डिटेल में बताऊंगी। ज़्यादा डिटेल बताई तो 10-15 मिनट इसी में चली जाएंगी। तो जो वुंड होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ज़्यादा डीप कट किया है तो पंक्चर्ड हो सकता है, सुपरफिशियली किया है तो एब्रेजन या लेसरेटेड वुंड हो सकता है। तो ये तो रही वुंड की बात। फिर उसके बाद क्या होगा, पैरास्थेसिया अराउंड द बाइट साइट, जहाँ भी उसने बाइट किया है वहाँ पर पैरास्थेसिया, वहाँ की स्किन क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। और क्या क्या होगा, इसको फीवर आएगा, ये हमने लोकल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी पढ़े थे। फीवर आएगा, मैलेज थकावट होगी, माइलेजिया होगा और हेडेक होगा। कॉमन साइन है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, जितने भी आपको कॉमन साइन सिम्टम पता होते हैं वो आप सारे ही लिख दीजिए। और क्या होगा, सोर थ्रोट होगा। सोर थ्रोट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको वही होने वाला है, सेम एक्टिविटी करने लगेगा ये जानवर जैसी। तो पहले इसको सोर थ्रोट होगा, फिर उसके बाद इसकी वॉइस की हॉर्सनेस हो जाएगी, यानी कि आवाज़ ही कुत्ते जैसी हो जाएगी। और क्या होगा, नोजिया और वॉमिटिंग। ये कुछ हमें लोकल उसके साइन या जनरल साइन हमें देखने को मिलेंगे। और क्या क्या होगा इसके अंदर, नेक स्टिफनेस होगी और मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कर्निंग साइन। कर्निंग साइन आपको जब आप कौमारभ्रत या पीडिया पढ़ोगे, तो पीडिया के अंदर एक डिजीज और आती है मेनिंजाइटिस, नैगमेश ग्रह का जो मॉडर्न पार्ट होता है मेनिंजाइटिस, उसके अंदर भी कर्निंग साइन पॉजिटिव आता है। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कर्निंग साइन होता क्या है, कर्निंग साइन हम कहते हैं जैसे कि जो अपनी हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स हैं वो सीवियर, उनके अंदर स्टिफनेस हो जाती है। इसकी रेबीज होने पर, वापस से रिपीट कर रही हूँ, किसी पर्सन को रेबीज हो गया है तो उसकी जो हैमस्ट्रिंग मसल होती हैं उनके अंदर स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस हो जाने के बाद अगर उस पर्सन को आप बोलोगे सुपाइन पोजीशन में लेटा के कि अपने लेग को 90 डिग्री पर उठाओ, नॉर्मली हम अपनी लेग अगर सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं तो हम अपनी जो लेग है उसको 90 डिग्री एंगल पर रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को रेबीज हुआ है तो उस पर्सन की जो लेग है वो अपनी लेग को हैमस्ट्रिंग की स्टिफनेस के कारण 90 डिग्री पर रेज नहीं कर पाएगा, और रेज नहीं कर पाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कर्निंग साइन। सबको समझ में आया ये पॉजिटिव कर्निंग साइन? आपको ये काम आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं रिपीट करती हूँ वापस। सभी को क्लियर है? सभी सुन तो रहे हो या चालू करके छोड़ के चले गए? कहीं मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ क्या? कोई नहीं, आ गया ना समझ में? ठीक है,
किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट साइन है, आपके पीडिया में भी काम आएगा। पॉजिटिव कर्निंग साइन आएगा उसका। और क्या होगा, मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो रेबीज़ का जो लीजा वायरस है वो अपनी स्केलेटल मसल्स पे काम करेगा, उनके अंदर ये स्टिफनेस और ये स्पाज्म ये सारे सिम्टम लेके आएगा। इसीलिए इसकी नेक की मसल स्टिफ हो रही है, इसीलिए इसकी डिटेल आप लिख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको अभी बोल के बताया कि हैमस्ट्रिंग की मसल हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, इसलिए वो अपनी लेग को 90 डिग्री पर रेज नहीं कर पाएगा। और क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाएगी एकदम घरघराहट के साथ, या कुत्ते जैसी आवाज़ निकलेगी। वो किस वजह से, वो पैरालिसिस कर देगा किसका, वोकल कॉर्ड का। वोकल कॉर्ड के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि बोलते हम किसकी वजह से, वोकल कॉर्ड की वजह से, अगर उनके अंदर ही पैरालिसिस हो गया तो बोल भी नहीं पाएगा। एक्सेसिव सलाइवेशन होगा उसको, लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा होगा ड्यू टू ANS एबनॉर्मेलिटी, क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला, इन चीज़ों को मैसेज देने वाला कौन है, ANS है, जबकि वो वायरस है वो पेरीफेरी नर्व से CNS में भी जा चुका, सब जगह वो जा चुका, तो वो सबके सिस्टम को क्या कर देगा, ऑल्टर कर देगा, जिसकी वजह से सारी एक्टिविटी गड़बड़ हो जाएंगी। तो सलाइवेशन भी बहुत ज़्यादा होगा और लैक्रिमेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर देखो वापस से वही आ गया हाइड्रोफोबिया, जो हमने अभी पढ़ा था। हाइड्रोफोबिया में क्या होगा, इट इज़ पेनफुल वॉयलेंट इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखनी है ये लाइन आपको, पेनफुल है, वॉयलेंट है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रामेटिक मसल, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। इन सब में क्या होगा, डायफ्राम, लैरिंग्स और फेरिंग्स, इन सब में क्या होगा, इनवॉलेंट्री वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो अगर स्वेलिंग को इनिशिएट करेगा, यानी कि कोशिश भी करेगा पानी पीने की, तो भी वो नहीं पी पाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफोबिया। तो इसी वजह से उसको पानी निगलने में और पानी को छूने में क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, तो ये तो रहे इसके जनरल साइन सिम्टम। फिर देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे। पहले हमें जो भी वुंड है उसकी केयर करनी है, तो लोकल वुंड केयर, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, वुंड शुड बी थोरोली स्क्रब्ड विद सोप, वहाँ पे साबुन रगड़ के क्या करना है, देन फ्लश्ड वॉश्ड बाई रनिंग वाटर, जो टैप वाटर है, रनिंग वाटर है, उससे 5 मिनट तक आपको साबुन लगा के उसको रब कर करके धोना है, जिससे जो भी उसका सलाइवा है उस डॉग का वो वहाँ से हट जाए, प्रॉपरली हट जाए। पहला जो स्टेप है वो तो ट्रीटमेंट का अपना यही है कि हमें जितना भी सलाइवा है वहाँ से उसको हटाना है। फिर क्या करना है, रेजिडुअल वायरस, उसके लिए हम क्या करेंगे, शुड बी इनएक्टिवेटेड बाई, जो भी लीजा वायरस गया है उसको हम इनएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। इनएक्टिवेट हम कैसे करेंगे उसको, इरिगेशन विद वायरोसाइडल एजेंट लाइक एल्कोहल, वहाँ पर जो भी वुंड है वहाँ पे हम क्या डालेंगे, एल्कोहल डालेंगे, टिंचर आयोडीन डालेंगे, जिससे क्या होगा, वायरस जो है वो इनएक्टिव ही रहेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायरस जो होते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में तो इनएक्टिव ही रहते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाके वो एक्टिव होंगे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उस वायरस को इनएक्टिव ही रहने देना है, जिसके लिए हम वहाँ पे या तो एल्कोहल डालेंगे, वैसे यूज भी करते हैं अपन नॉर्मली कि कहीं भी कोई चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पे कहीं किसी के पास एल्कोहल है तो वो एल्कोहल डाल देगा, टिंचर आयोडीन डाल देगा, ये डाल सकते हैं। और क्या देंगे हम उसको, एंटी रेबीज सीरम देंगे, लोकली जहाँ वुंड हुआ है वहीं हम उसको एंटी रेबीज सीरम देंगे। अब इसके लिए सीरम बोलूँ या वैक्सीन बोलूँ, जो भी है, इसके इंडिकेशन है कि हमें कब कब इसका यूज़ करना है। तो देखो कब हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है, यानी कि किसी जंगली जानवर ने काटा है, तो हमें उसको एंटी रेबीज सीरम देना है। या फिर जो है अगर किसी ऐसे जानवर ने काटा है जो खुद इम्यूनाइज्ड नहीं है, उनको भी क्या होता है, रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है जानवर को। जो भी घरों में पेट रखते हैं उनको पता होगा, उनके भी क्या होगा, उनको भी इम्यूनाइज किया जाता है। अगर किसी ऐसे जानवर ने या एनिमल ने बाइट किया है जो खुद इम्यूनाइज्ड नहीं है,
तो हमें इसका यूज़ करना है। और कब यूज़ करना है, अगर आप उस जानवर का पता नहीं लगा पा रहे, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, वो काट के भाग गया, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो आपको पता ही नहीं है कि उसको खुद को रेबीज था या नहीं था, यानी कि डाउटफुल कंडीशन है, तो भी क्या करना है, ARS का यूज़ करना है। तो ये तो रहा इसका इंडिकेशन। कैसे यूज़ करेंगे, कितना डोज रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन कितना डोज में यूज़ करना है, दो यूज़ हैं, दो तरीके का है अपने पास। एक तो हमें यूज़ करना है ये 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट एट द बाइट साइट। जहाँ भी उसने काटा है उस जगह हमें 20 इंटरनेशनल यूनिट की डोज में बाइट साइट पे सबक्यूटेनियस हमें लगा देना है एक तो। और दूसरा क्या करना है, इसकी वैक्सीन का नाम होता है रेबीपुर, ठीक है, रेबीपुर इसका नाम है। इसको हमें यूज़ करना है IM इंट्रामस्कुलर हम यूज़ करते हैं। कहाँ पर लगती हैं मोस्टली जो वैक्सीन, अब आप पीडिया पढ़ोगे, पीडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन आप पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी वो, तो वहाँ भी आपको जैसे ज़्यादातर जो मोस्टली जो वैक्सीन होती हैं वो डेल्टॉइड रीजन पे ही लगती हैं। बहुत सबकी अलग अलग साइट भी होती है, लेकिन मोस्टली जो होती हैं वो डेल्टॉइड पे ही लगती हैं। तो ये चीज़ अब आप याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पीडिया में भी ये काम आने वाला है। तो रेबीपुर की वैक्सीन कहाँ लगती है, डेल्टॉइड में लगती है। 1 ml की डोज में IM डेल्टॉइड पर हम उसे लगाएंगे। कब कब रिपीट करनी है हमें, एक तो जिस दिन बाइट किया उसी दिन लगेगी, फिर 7 दिन बाद लगेगी, फिर 28वें दिन लगेगी, और फिर इसकी जो है बूस्टर डोज लगती है 1 साल में और 5 साल में। तो इस तरीके से हम इसका वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उसको एंटी रेबीज जो है सीरम या एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वो उस पर्सन को दे सकते हैं जिसको भी रेबीज हुआ है।